जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं चर्चा करना चाहता हूं इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में कुछ मार्केट नॉइसेस क्रिएट की जाती हैं। मार्केट नॉइसेस कैसे क्रिएट की जाती हैं? मतलब कि कुछ ऐसी सूचनाएं दी जाती हैं, कुछ ऐसी खबरें दी जाती हैं जिससे जनता के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर गलतफहमी फैले, और गलतफहमी फैले तो उसका फायदा कंपनी को मिल जाए। जैसे मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, तो अगर कोई कंपनी अपने शेयर को बढ़ाना चाहती है और मार्केट में पैसा उठाना चाहती है, मान लीजिए इक्विटी इन्वेस्टर्स से, शेयर मार्केट से, तो वो 2-3 महीने पहले पैसा उठाने से पहले मार्केट के अंदर ऐसी नॉइसेस क्रिएट करने शुरू कर देती है, ऐसी खबरें फैलाना शुरू कर देती है कि जैसे कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल गए हैं, कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है, और एक ऐसा वातावरण बना देती है, ऐसी मार्केट नॉइसेस क्रिएट कर देती है कि जनता उसकी कंपनी में पैसा लगा दे। कभी कभी ये सूचनाएं सही होती हैं और कभी कभी ये सूचनाएं गलत होती हैं। अब जब गलत होती हैं तो मार्केट नॉइसेस इसको कहा जाता है। जैसे आजकल राजनीतिक परिवेश में अगर आप देखें तो हम जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, वो देश के असली मुद्दों से ध्यान हटाकर गलत मुद्दों की तरफ ले जाते हैं, और ऐसे मुद्दों की तरफ ले जाते हैं जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जनता को असली मुद्दों से हटा के फर्जी मुद्दों पे फंसाकर और उसका सारा ध्यान उधर ले जाकर जनता के साथ जो काम होता है वो कर दिया जाता है राजनीतिक लोगों द्वारा। जैसे राहुल गांधी बार बार कहते हैं अपने चुनाव प्रचार में कि जब जेब काटना किसी जेब कतरे को होता है तो उसके 2-3 साथी होते हैं, पहले जिसकी जेब काटनी होती है उसका ध्यान बटाते हैं, वो ध्यान बटाता है और इधर जेब कतरा पैर उसकी जेब काट के गायब हो जाता है। तो ऐसे ही राजनीतिक परिवेश में भी होता है, ऐसे ही इंडस्ट्रियल परिवेश में भी होता है। अब जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, किस संदर्भ में ले रहा हूं? मैं संदर्भ में ले रहा हूं कि पिछले 5-7 दिन से कुछ ऐसी खबरें फ्लोट हो रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी साहब और गौतम अडानी साहब के बीच में कुछ तनाव पैदा हो रहा है, जिससे कि, क्योंकि अभी तक जनता के बीच में ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि मोदी जी और अमित शाह जी, क्योंकि दोनों गुजरात के रहने वाले हैं और दोनों राजनीतिक वर्ल्ड में आज की तारीख में भारत के परिवेश में सबसे बड़े नेता हैं, और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में सबसे बड़े आज की तारीख में जो पूंजीपति हैं वो गौतम अडानी जी और मुकेश अंबानी जी हैं, दोनों वो भी गुजरात के हैं। तो ये 4 लोगों ने मिलकर सारी संपदा को आपस में बांट लिया, ऐसा अभी तक नैरेटिव था। लेकिन पिछले 10 दिन के अंदर जैसे नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास हुआ है, तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे गौतम अडानी जी और मुकेश अंबानी जी के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, और मोदी जी गौतम अडानी जी को प्रेरित कर रहे हैं कि वो मुकेश अंबानी जी के खिलाफ कॉर्पोरेट वॉर शुरू करे। मतलब एक इंडिकेशन, ऐसा इंडिकेशन, कुछ इंटरप्रिटेशन मार्केट के अंदर फैलाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे विश्लेषण के हिसाब से कुछ अलग। देखिए, पहले तो मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं और उस फैक्ट्स के बाद फिर हम उसका विश्लेषण करते हैं। फैक्ट नंबर ये है, एक, कि अडानी जी की जो कंपनी है उसमें एक बड़ी कंपनी थी अडानी विल्मर, और ये बेसिकली एफएमसीजी प्रोडक्ट था। ये खाद्य तेल के बारे में, जो आप देखते हैं कि बहुत बड़ा ब्रांड था, वो खाद्य तेल के मामले में एक विल्मर एक इंटरनेशनल कंपनी है, और अडानी जी के कंपनी के बीच में एक जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट बना। इन्होंने पुरानी कंपनियों का अधिग्रहण किया और अडानी जी एफएमसीजी क्षेत्र में उतरे। तो अडानी विल्मर करके एक कंपनी थी और ये ब्रांड लीडर थी, इसका ब्रांड बहुत ज्यादा चलने लगा था। सफोला ब्रांड जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा खाया होगा, हम लोगों ने भी खाया होगा। तो ये अडानी जी का विल्मर के साथ एक समझौता था जिसके तहत ये ब्रांड भारत के अंदर प्रमोट किया गया। अभी कुछ ही दिन पहले अडानी जी ने इस जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट से अपनी इक्विटी को बाहर ले लिया, मतलब उसमें अपनी साझेदारी को खत्म कर दिया। तो अडानी जी ने खत्म कर दिया तो मानी बात है कि अब कोई दूसरा पार्टनर या तो विल्मर के साथ आएगा या विल्मर उसको चलाएगा, फिर जैसे उसको चलाना चाहेगा उस कंपनी को चलाएगा, और जो सफोला नाम की ब्रांड है मार्केट के अंदर वो क्या होगा वो एक अलग मुद्दा है। एक खबर तो ये। दूसरी खबर ये
कि अडानी टोटल करके एक अडानी जी की कंपनी है। आप जानते हैं कि फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी है टोटल गैस, और उनके और अडानी जी के बीच में एक समझौता है और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत हमारे आपके घरों में गैस आती है, जिसमें हमारे यहाँ खाना बनता है। मेरे घर में भी वही गैस आती है अडानी जी की। लेकिन वो कंपनी जो गैस सप्लाई करने वाली कंपनी थी, वो एक ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट है गौतम अडानी जी का और टोटल गैस का, फ्रांस की टोटल गैस का। और जब ये अमेरिका के अंदर अडानी जी के ऊपर सम्मन इश्यू हुआ, वारंट इश्यू हुआ, तो टोटल गैस ने फ्रांस की ये स्पष्ट किया कि जब तक उसमें अडानी जी छूट नहीं जाएंगे तब तक वो अडानी जी के कंपनी में कोई निवेश नहीं करेगी। तो एक तो विल्मर से अडानी विल्मर के अंदर विल्मर से समझौता खत्म हुआ, अडानी जी ने अपने सारे जितने शेयर्स थे वो बेच दिए और बाहर हो गए। और टोटल गैस के साथ जो उनका समझौता था अडानी टोटल में, उसमें टोटल गैस ने अपने हाथ खींच लिया और कहा कि नया निवेश हम नहीं करेंगे। अब ये मानी बात है कि जब दो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से आपका समझौता टूट जाए तो मार्केट के अंदर एक ऐसा नैरेटिव बनता है कि अडानी जी को बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है और अडानी जी को पैसा इकट्ठा करने में और नए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में परेशानी आने वाली है। भाई प्रोजेक्ट तो आप नया शुरू कर दें, प्रोजेक्ट शुरू करने में कोई परेशानी, लेकिन अगर आप उसके लिए पैसा इकट्ठा ना कर पाए तो एक बहुत बड़ी समस्या। अमेरिका के अंदर जो ये यूएस कोर्ट के अंदर केस चल रहा है जिसके अंदर सम्मन इशू हुआ है, घूस का मसला है कि भारत के अंदर घूस देके आपने अमेरिका के इन्वेस्टर्स के साथ धोखा किया और उसको उनसे पैसा उठा लिया और उसको खैर बाद में अडानी जी ने कैंसिल कर दिया। तो वहां भी एक परिस्थिति बन रही है कि अगर उस केस के अंदर अडानी जी फंस गए, मतलब दो तरीके हैं, या तो केस को कंटेस्ट करें या केस को कंटेस्ट ना करें। अगर केस को कंटेस्ट नहीं करते, माफी मांग लेते हैं, तो इतना बड़ा दंड लग सकता है कि पूरे कैश फ्लो खत्म हो सकते हैं, उसमें अडानी जी को बहुत सारे शेयर बेचने पड़ सकते हैं। और माफी ना मांगे और कंटेस्ट करें, और कंटेस्ट करके अगर केस हार जाएं तो जेल जाना पड़े, और जेल जाना पड़ेगा तो न केवल अडानी जी के शेयर भारतवर्ष के अंदर धराशायी हो जाएंगे, पूरा स्टॉक मार्केट धराशायी हो जाएगा। तो ये दो स्थिति। और अगर जीत गए मान लीजिए, तो उसके बाद तो मानी बात है कि अडानी जी की शेयर बढ़ेंगे, अडानी जी की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और भारत के शेयर मार्केट का भी समाधान हो जाएगा। लेकिन जैसे अमेरिका के अंदर एसईसी और एफबीआई कह रहे हैं कि उन्होंने सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए हैं और उनके पास सारे वो ऐसे एविडेंसेस हैं जिनको कोई झुटला नहीं सकता, और अमेरिकन कोर्ट तो बिल्कुल ही उनको देखकर, सारे एविडेंसेस को देखकर उन्होंने सम्मन इशू किया है, तो इस बात की संभावना तो बहुत कम है। अब हो सकता है हो, मुझे नहीं पता, मैंने कोई डॉक्यूमेंट देखे तो नहीं है कि वो छूट जाएं। लेकिन हाँ, माफी मांगेंगे तो भी परेशानी है और नहीं माफी मांगेंगे और हार जाएंगे तो भी परेशानी। खैर, अब इधर एक खबर आई कि रिलायंस इंडस्ट्री को नई मुंबई के अंदर, नवी मुंबई के अंदर 5228 एकड़ जमीन सरकार ने, 5228 एकड़ जमीन सरकार ने अंबानी जी को रिलायंस इंडस्ट्री के लिए दी है, जिसकी टोटल कीमत उनसे जो वसूली गई है वो है 2200 करोड़। अब आप समझिए, 5228 एकड़ जमीन 2200 करोड़ में, मतलब बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस में। ऐसी जमीन तो आपको कहीं रेगिस्तान में भी नहीं मिलेगी इतनी सस्ती, वो बिल्कुल नवी मुंबई में दे दी गई। तो इसका मतलब यह है कि ये बात जो फैलाई जा रही है कि अंबानी जी से मोदी जी नाराज हैं, वो नहीं है। मोदी जी को पूरी सुविधा दी गई है, पूरे उनको लाभ दिए गए हैं और बिल्कुल औने पौने दाम पर जमीन जो है सरकार ने वो मुकेश अंबानी साहब को दे दी है। तो अंबानी जी से तो कोई मोदी जी का बैर नहीं है, और अपने जो गुजरात के मुकेश अंबानी साहब हैं उनके लिए मोदी जी का पूरा स्नेह बरकरार है। एक बात तो ये सिद्ध होती है। दूसरी बात, ये खबर आई क्योंकि उधर मैंने आपको जैसे बताया कि अडानी टोटल से, टोटल गैस ने हाथ खींच लिए, अडानी विल्मर से, अडानी जी ने विल्मर से समझौता तोड़ दिया, एफएमसीजी क्षेत्र से बाहर आ गए। एक खबर और आई कि 2 साल पहले अडानी जी ने यह निर्णय लिया कि वो पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। पेट्रोकेमिकल मतलब एक तरफ जहां रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने ग्रुप की शुरुआत पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से की थी, और आप जानते हैं धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था, उन्होंने रिफाइनरीज लगाई, फिर पॉलिस्टर यार्न लगाया, पॉलिस्टर फाइबर लगाया, फिर विमल शूटिंग्स बनाई,
मतलब जितने भी उसके ऑफशूट्स हो सकते थे वो करके उन्होंने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अपना पूरा डाइवर्सिफिकेशन किया। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद वो बाकी क्षेत्रों में आए, फाइनेंस में आए, टेलीकम्युनिकेशन में आए, रिटेल में आए, लेकिन शुरुआत उनकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हुई। अभी तक गौतम अडानी साहब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में उतने ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन 2 साल पहले मुंद्रा पोर्ट के अंदर जो 35,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाने की बात उन्होंने कही थी, उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप जो थाईलैंड का ग्रुप है, इंडोरामा, उसके साथ एक जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट लगाने की बात हुई। और यह कहा गया कि 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में जो इंडोरामा के प्रमोटर हैं और उसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आलोक लोहिया साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, हिंदुस्तानी मूल के हैं, लेकिन वो जाके थाईलैंड में बस गए थे और थाईलैंड के अंदर आज के तारीख में बहुत बड़े पूंजीपति और एक बिग इंडस्ट्रियल बैरन के नाम से जाने जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जाने का निर्णय लिया है अडानी जी ने, क्यों लिया है? क्या ये अंबानी जी को चैलेंज करने के लिए, या क्यों? एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जिसके अंदर पूरा कब्जा है एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्री का, और आज की तारीख में रिलायंस इंडस्ट्री की जितना भी निवेश है उसमें करीब 20% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की है। तो अगर अडानी जी भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो क्या वो मुकेश अंबानी साहब को चैलेंज करना चाहते हैं? नंबर एक इंटरप्रिटेशन तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि क्या, क्योंकि विल्मर से और टोटल गैस से टूटने के बाद संबंध अडानी जी के साथ आज के तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि प्रोजेक्ट्स तो उन्होंने बहुत सारे हाथ में ले लिए हैं। अच्छा, इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता है। पैसा या तो शेयर मार्केट से उठा सकते हैं या वो लोन ले सकते हैं। अच्छा, लोन भारत के जितने बैंक हैं उन्होंने बहुत सारे दे दिए हैं। विदेश के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उन्हें लोन दिया करते थे, खुल के लोन दिया करते थे, उन्होंने भी अब अपने हाथ खींच लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल गैस ने आगे फाइनेंस करना बंद कर दिया है कि हम आगे जब तक नहीं करेंगे जब तक अमेरिका से आप छूट नहीं जाएंगे। और जो ये SEC का और FBI का केस अमेरिका के अंदर है, उसमें भी जो पैसा इन्होंने उठाया था वापस करना पड़ा और उसको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि केस वहां पे चल गया था। तो पैसा उठाना अडानी जी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है या हो जाएगी। इसके लिए क्या ये मार्केट नॉइस क्रिएट की जा रही है कि नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए, एक प्रोजेक्ट हमने चालू किया है जो कि इंडोरामा के साथ हमने किया है, जिसमें 50-50% का जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आधा पैसा लोहिया साहब लगाएंगे और आधा पैसा अडानी साहब लगाएंगे। और क्योंकि देखिए, दो बड़े बड़े इंटरनेशनल जायंट्स ने अगर हमारा साथ छोड़ भी दिया है, लेकिन इंडोरामा ने हमारा साथ ले लिया है और एक नया प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल का लगाना चाहते हैं, इसका माने हमारे प्रोजेक्ट में कोई पैसे की समस्या नहीं। अब ये जब ये जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट लगेगा, जिसकी इक्विटी अंश पूंजी जिससे शुरुआत की गई है केवल 5 लाख रुपए है, लेकिन मानी बात है कि बाद में इसमें एक्सपेंशन किया जाएगा और इसके लिए, इस जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए जो मुद्रा एरिया में, मुद्रा पोर्ट में जो ये 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर लगेगा तो इसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी। या तो शेयर मार्केट से उठाएंगे या लोन से उठाएंगे। तो या तो इंडोरामा के नाम पे, लोहिया साहब के नाम पे पैसा उठाने का प्रयास होगा इक्विटी मार्केट से, और उनके नाम पे ही पैसा लोन उठाने का प्रयास होगा, क्योंकि अडानी साहब जैसे मैंने बताया उनके नाम से पैसा उठाना इक्विटी मार्केट और लोन दोनों के माध्यम से मुश्किल हो गया है। तो क्या लोहिया साहब को केवल इसलिए फ्रंट पे लाया जाएगा जिससे जो हानि हुई है विल्मर से और टोटल गैस के नजरिए से, उसको अडानी के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा उठाने के लिए लोहिया साहब का नाम और इंडोरामा का नाम जो है उसको यूज किया जाएगा? क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, मेरा विश्लेषण है, अलग अलग विश्लेषण अलग अलग कर सकते हैं, लोगों के अपने इंटरप्रिटेशन अलग हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री असल में बहुत वास्ट एरिया है। इट इज नॉट ओनली एक्सप्लोरेशन। केवल आप क्रूड ऑयल निकालते नहीं है, उसके बाद उसके अंदर रिफाइनरी होती है, फिर उसके अंदर उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री ने शुरू किया तो सिंथेटिक्स है, उसके अंदर यार्न है, फिर उसके अंदर टेक्सटाइल है, उसके अंदर पॉलीस्टायरेन है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लास्टिक्स है, वो सब एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द सेम सोर्स।
तो जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री ने ये समझते हुए कि इसमें बहुत ज्यादा फ्यूचर स्कोप नहीं है, इसलिए उसने डाइवर्सिफिकेशन किया है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, और जिसने डाइवर्सिफिकेशन किया है मीडिया के अंदर और रिटेल के अंदर और फाइनेंस के अंदर, उन सबको छोड़ के अगर अडानी इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो मेरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि ये मुकेश अंबानी साहब को चैलेंज करने के लिए नहीं, बल्कि मार्केट से पैसा उठाने की अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए लोहिया साहब को सामने किया है, इंडोरामा को सामने किया है। और मार्केट के अंदर आज के तारीख में जो अडानी ग्रुप के बारे में नेगेटिविटी फैल रही है, उसको पॉजिटिव ट्रेंड देने के लिए एक मार्केट नॉइस क्रिएट की गई है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। आप इसे एग्री कर सकते हैं, आप इसे एग्री नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट जहां तक आज के तारीख में है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पेट्रोलियम का फ्यूचर दिख रहा है और इलेक्ट्रिकल बेस सारी चीजें होती जा रही हैं, और जो ये गडकरी साहब कहते भी हैं कि अगले 5 साल के अंदर सारी कारें जो हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी और बसेज होंगी, और उसके बाद पेट्रोल और डीजल पास की चीज हो जाएगी। तो इस इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, और जिस इंडस्ट्री का फ्यूचर इतना ब्लीक है, वो दूसरी बात है कि बाकी बाई प्रोडक्ट चलेंगे, लेकिन वो भी क्योंकि उसकी भी पॉल्यूशन कंसर्न्स हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, तो उसके अंदर भी सब्स्टिट्यूट्स आएंगे और इनकी भी डिमांड कम होगी। लेकिन जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री के पैर जमे हुए हैं और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन करके उसने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, उसके अंदर गौतम अडानी जी का उद्देश्य उनको चैलेंज करना और एक रिस्की वेंचर में पैर डालना नहीं, बल्कि अपनी इमेज को सुधारना और इंडोरामा और लोहिया साहब के माध्यम से मार्केट से पैसा उठाना है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसको डिस्कस करेंगे, डेलिबरेट करेंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि सरकार ने मुकेश अंबानी साहब को भी बहुत बड़ी जमीन नई मुंबई के अंदर बहुत सस्ते दाम पे देके मुकेश अंबानी साहब को भी ओबलाइज कर दिया है, और गौतम अडानी साहब को ओबलाइज न करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि आज के तारीख में अगर जितने पूंजीपति हिंदुस्तान के अंदर हैं, अगर सबसे ज्यादा ब्लू आइड इंडस्ट्रियलिस्ट कोई है तो वो गौतम अडानी साहब। लेट अस सी एज टू व्हाट हैपेंस। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।